देखिएगा, तो हम लोग जो है ट्रांसफार्मर का लास्ट वीडियो लेक्चर पढ़ने के बाद जो है हम लोग ने सीखा क्या वहाँ पे ईएमएफ इक्वेशन के बारे में, जिसमें आपको पता है ओके ईएमएफ इक्वेशन है क्या हमारा सिंपल। अगर आपको याद होगा तो ईएमएफ इक्वेशन ये था 4.44 एन एफ फाई एम, या हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं √2 पाई एन एफ फाई एम, या हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं 4.44 एन एफ बी एम इंटू ए, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं √2 पाई एन एफ बी एम इंटू ए, जिसमें आपको सारा पैरामीटर पता है ना। अगर हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग का बात करें तो सिर्फ हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राइमरी वाइंडिंग के लिए E1 4.44 N1 F फाई एम, सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए क्या हो जाएगा 4.44 N2 F फाई एम। नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, है ना। इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, द नो लोड वोल्टेज रेशियो ऑफ ए 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, यानी कि क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका वो एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। ओके 50 हर्ट्ज यानी कि एफ आपका क्या है 50 हर्ट्ज, नो लोड का बात हो रहा है। तो जब नो लोड पे है ट्रांसफार्मर तो जो भी वोल्टेज होगा आपका E1 इक्वल टू V1 और E2 इक्वल टू V2 होगा। तो जब भी कहीं भी किसी में क्वेश्चन में लिखा रहे नो लोड वोल्टेज रेशियो ऑफ ए ट्रांसफार्मर, यानी कि वो जो दिया हुआ है E1/E2 है, E2/E1 का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम इसमें समझेंगे क्या एक्चुअली, ये हमारा जो दिया हुआ है ओके यह E1/E2 या हम लोग जनरली E2/E1 हम लोग समझते हैं। ओके तो ये हमारा नो लोड वोल्टेज रेशियो पे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, जिसमें अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं ओके ये दिया हुआ क्या है E2/E1, या आप अगर E1/E2 भी मानते हैं दैट डजंट प्रॉब्लम। E1/E2 वो दिया हुआ है 6000 डिवाइडेड बाई 50। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये हमारे जो E1/E2 का रेशियो है, ये एक्चुअली जो है हम लोग सिंबल में जो लिखते हैं ओके वो 6000 डिवाइडेड बाई 250 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसका मतलब ये हुआ कि E1 का वैल्यू क्या है वो 6000 वोल्ट है और E2 का वोल्टेज क्या है वो 250 वोल्ट। गॉट इट। तो हमने यहाँ पे नो लोड वोल्टेज दे दिया। अब बोलता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न्स इन ईच वाइंडिंग, यानी कि आपको निकालना है प्रत्येक वाइंडिंग में N1 प्राइमरी वाइंडिंग और N2 निकालना है सेकेंडरी वाइंडिंग। इन ईच वाइंडिंग दो ही वाइंडिंग है हमारा, क्योंकि दो तरह का वोल्टेज दिया हुआ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है हमारा, है ना। कब, जब मैक्सिमम फ्लक्स दिया हुआ हो आपका कोर में 0.06 वेबर, तो मैक्सिमम फ्लक्स मतलब हट फाई एम 0.06 वेबर। क्या हम लोग फार्मूला से नहीं निकाल देंगे, ऑफकोर्स निकाल देंगे हम लोग फार्मूला से। E1 दिया हुआ है 6000, नहीं 6000 ये दिया हुआ है, तो E1 इक्वल टू व्हाट 4.44 N1 F 50 हर्ट्ज फाई एम 0.06। इससे हम लोग का N1 निकल जाएगा, इससे जो N1 का वैल्यू आएगा ओके 450.45। यहाँ पे 450.45 आया है ना। तो 450.45 आया तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ टाइम जो है हमेशा इंटीजर लेंगे, हमेशा इंटीजर लेंगे। तो यहाँ पे 450 भी ले सकते हैं 451 भी ले सकते हैं। तो हमेशा हम लोग नंबर ऑफ टाइम जो है हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा है इन दैट केस जो है, क्योंकि 450.45 यानी कि 450 टर्न कंप्लीट हो गया है। ओके अब 0.45 को हम लोग 450 टन में समा नहीं सकते। तो जब 0.45 को 450 वो मैथमेटिक्स में होता है कि 450.5 से नीचे हुआ, या जैसे हम लोग लिखते हैं क्या है भाई 2.5 या 2.45 है, इसको हम लोग 2 बना देते हैं।
है ना। अगर 2.6 बन रहा तो हम इसको नियर अबाउट 3 लिख देते हैं। यहाँ ये नहीं होता है, यहाँ पे ये आप सोचो 450 टर्न कंप्लीट हो गया तो 0.45 कहाँ से लाएंगे हम लोग, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीमेंट कर देते हैं। ओके, यानी कि ये नियर अबाउट क्या हो गया 451। गॉट इट, ये 451 हो गया हमारा। अब ये हो गया प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स, है ना। अब सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स के लिए फार्मूला आपका दिया हुआ है। ओके, वोल्टेज दिया हुआ है 250 इक्वल टू 4.44 इनटू 50 0.06। तो इससे इनटू का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 18.76। 18.76, तो ये नियर अबाउट क्या हो जाएगा 19 टर्न्स। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग जो है हम लोग वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स का रिलेशन देख रहे हैं। ओके, अब यहाँ देखो 6000/250 जो है वो नियर अबाउट 451/19 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप इन दोनों का रेशियो लिखेंगे E1/E2 इक्वल टू N1/N2, नहीं, तो ये जो E1/E2 है ये रेशियो ये है, और N1/N2 ये 451/19 है, तो ये भी लमसम आपस में आपका क्या होगा, बराबर होगा। गॉट इट। तो यहाँ पे क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग सिर्फ ये था कि हम लोग जब नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं तो वहाँ पे अगर फ्रैक्शन आता है देन इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे। ओके, सबसे पहले तो लोग फार्मूला लगा के निकाल लिए। अब यहाँ पे देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि हम लोग करेंगे क्या है यहाँ पे। इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ा के हम लोग कंसीडर करते हैं जनरली, है ना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। आई थिंक देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। ओके, अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ओके, तो दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरे क्वेश्चन में जाने से पहले इसमें हम लोग एक इम्पोर्टेंट टर्म्स बात करते हैं। जैसे हम लोग ने बात किया कि यहाँ पे नो लोड वोल्टेज रेशियो दिया हुआ है, तो नो लोड वोल्टेज रेशियो को हम लोग हमेशा ओके ऑलवेज जो है E1/E2 मानेंगे। कब? जब तक कि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं हो। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ हो तो कहीं भी अगर नो लोड वोल्टेज रेशियो है या वोल्टेज रेशियो है तो ऑलवेज जो लेंगे E1/E2 लेंगे, ओके, या EH/EL लेंगे। यानी कि हाई वोल्टेज को हमेशा पहले लिखेंगे, ओके, और लो वोल्टेज को हमेशा बाद में लिखेंगे। क्योंकि कोई भी ट्रांसफार्मर को हम लोग अगर वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो उसको स्टेप डाउन भी बना सकते हैं, अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो उसको स्टेप अप भी बना सकते हैं। क्यों? हम लोग ने बताया कि ट्रांसफार्मर क्या है, वो एक सिमेट्रिकल डिवाइस है। जब वो सिमेट्रिकल डिवाइस है यानी कि सोर्स को आपको जो है जिस वाइंडिंग की तरफ लगाना हो लगा दो, चाहे वो आपका हाई वोल्टेज वाइंडिंग हो चाहे लो वोल्टेज वाइंडिंग हो। अगर आप सोर्स को लगा देंगे प्राइमरी साइड में हाई वोल्टेज की तरफ तो वो हो जाएगा आपका प्राइमरी वाइंडिंग, अगर लो वोल्टेज की तरफ लगा देंगे तो वो हो जाएगा आपका प्राइमरी वाइंडिंग। ओके, तो इस पे नहीं जाना। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है सिंपल कि नो लोड वोल्टेज रेशियो है तो ऑलवेज लेना E1/E2 या EH/EL, यानी कि हाई वोल्टेज की साइड का वोल्टेज और लो वोल्टेज साइड का वोल्टेज। क्लियर? आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। तो यहाँ पे हमेशा जो है स्टेप डाउन हम लोग बोल सकते हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह ट्रीट करना है। ऑफकोर्स सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है हमारा, तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो है जनरली स्टेप डाउन ही हम लोग यूटिलाइज करते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट वगैरह में जो है हम लोग स्टेप अप करते हैं, जितना वोल्टेज का रिक्वायरमेंट हो मतलब 5 वोल्ट 10 वोल्ट को हम लोग स्टेप अप कर लेते हैं। बट वहाँ पे फिर हम लोग स्पेसिफाई करेंगे, है ना, ये बताएंगे कि ऐसा ऐसा होता है। ओके, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑलवेज ऑलवेज ये करेंगे कि वोल्टेज का जो रेशियो है वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा होगा हाई वोल्टेज का रेशियो, हाई वोल्टेज टू द लो वोल्टेज होगा ऑलवेज, है ना, या प्राइमरी बाई सेकेंडरी होगा। प्राइमरी की तरफ हमेशा क्या रहेगा, हाई वोल्टेज, और सेकेंडरी के साथ हमेशा क्या रहेगा, लो वोल्टेज, जब कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो। ओके, या अगर दे दिया कि नो लोड वोल्टेज रेशियो ऑफ द स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो स्टेप अप दे दिया, नहीं ये बता दिया कि स्टेप अप है, तो स्टेप अप है यानी कि क्या हो गया, इधर लो और इधर हाई, यानी कि लो वोल्टेज स्टेप अप, है ना। स्टेप अप यानी कि सेकेंडरी साइड में हाई रहेगा
और प्राइमरी साइड में लो, यानी कितना हम लोग इसको क्या लिखेंगे 250/6000, ये इस तरह से लिखा हुआ है ना। बट अगर उसके साथ स्टेप अप लिख दिया है, यानी कि हम लोग वोल्टेज को स्टेप अप कर रहे हैं, यानी कि 250/6000 है। बट अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, देन इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज व्हाट, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, या प्राइमरी बाई सेकेंडरी, या हाई वोल्टेज टू द लो वोल्टेज। नाउ अब हमारा जो है क्वेश्चन में जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरा, देखो दूसरा क्वेश्चन बोलता है इफ 200 kVA, देखिएगा 200 kVA, kVA मतलब किलो वोल्ट एम्पियर, ओके 200 kVA 6600 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर है 80 टर्न्स इन द सेकेंडरी, यानी कि सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितना है 80 है, ओके। फाइंड क्या करना है आपको, प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट ऑन फुल लोड, यानी कि आपको I1 और I2 निकालना है ऑन फुल लोड, फुल लोड, ओके। उसके बाद दूसरे में क्या निकालना है, मैक्सिमम फ्लक्स निकालना है φm। तीसरे में क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग निकालना है, ओके। इस तरह से नाउ अब हम लोग जो है ऑफकोर्स ये फार्मूला है हमारा सिंपल, तो उस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे, है ना। तो सोचो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, ये हमारा जो पावर दिया हुआ है, ये वोल्टेज दिया हुआ है, ये हमारा क्या है फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो इसको निकालने के लिए करंट को, तो अभी तक हमारा जो है P इक्वल टू V1 इंटू I1 है ना, तो प्राइमरी और सेकेंडरी, तो ये हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है। तो मैंने पहले ही बोला कि नो लोड वोल्टेज रेशियो जो हम लोग को लेना है वो E1/E2 लेना है, यानी कि 6600 आपका क्या होगा E1 और E2 क्या होगा 400, यानी कि आपका इंटू दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, इंटू दिया हुआ है, गॉट इट। तो जब इंटू दिया हुआ है तो इससे हम लोग जो है सारा टर्म निकाल सकते हैं, E2 दिया हुआ है, इंटू दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, एफ एफ 50 हर्ट्ज, ये एफ दिया हुआ है, तो एफ भी पता है, इंटू भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, फाइव निकल जाएगा, इससे हम लोग फाइव निकाल लेंगे, है ना। E2/4.44 एफ इंटू 80 दिया हुआ है, इससे हमारा फाइव आ जाएगा। तो जब आप इससे फाइव निकालेंगे तो फाइव का वैल्यू आ रहा है 0.0225 वेबर, गॉट इट। ये फाइव हो गया, कैलकुलेशन बना हुआ है तो उसका मैं फायदा उठा ले रहा हूँ, ओके। अब हम लोगों को क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग, ये भी निकल जाएगा ना, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग। अब फाइव पता चल गया है, पता चल गया, E1 पता है, N1 निकल जाएगा, नहीं तो 6600 इक्वल टू 4.44 N1 निकालना है हम लोग को, F50 और फाइव ये दिया हुआ है 0.0225, इससे N1 निकाल लेना हम लोग। तो यहाँ पे N1 हमारा जो भी है, N1 नहीं पता है, ओके, हम लोग निकाला हुआ नहीं है, इसमें पता नहीं, निकाला हुआ नहीं है, निकाला हुआ है सॉरी 187 पॉइंट नहीं दिया हुआ है सॉरी, ओके। तो हम लोग इसको निकाल लेंगे N1 का वैल्यू। अब ये देखो I1 I2 निकालना है, तो पावर जो है होता है वो E1 इंटू I1 इक्वल टू E2 इंटू I2, पावर दिया हुआ है 200 इंटू 10 टू पावर 3, ये दिया हुआ है भाई,
है ना। वोल्टेज दिया हुआ है 6600, I1 निकल जाएगा, यही फुल लोड हुआ, है ना। फुल लोड यानी कि नो लोड वोल्टेज आपका जो भी है और ये वोल्टेज उसके कॉरस्पॉन्डिंग करेंट, इससे हम लोग निकाल लिए। उसी तरह जो है 200 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 400 इंटू I2, इससे I2 निकल जाएगा। ओके, इस तरह से हम लोग I1 I2 भी निकाल लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, मैंने कहा आपको याद करके रखना है एक वोल्टेज के बारे में, A1 A2 जो हम लोग बता चुके हैं, है ना। अगर आपका ट्रांसफार्मर दिया हुआ है तब आप उससे पता लगा लेंगे कि कौन सा A1 कौन सा A2 होगा। सोचो ये रेटिंग दिया हुआ है अगर बोल दिया स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो E2 हो गया 6600 और A1 हो गया 400। अगर स्टेप डाउन बोल दिया तो ये आपका E1 हो गया 6600 और E2 हो गया 400 स्टेप डाउन। लेकिन अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो ये ऑलवेज E1 होगा और ये क्या होगा, E2 होगा, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है कि जो भी आपको फुल लोड करंट निकालना है तो फुल लोड करंट जो निकालेंगे वो हमेशा रेटिंग पे ही निकालेंगे, यानी कि जो ट्रांसफार्मर का रेटिंग है, हम लोग बात करेंगे आगे ट्रांसफार्मर का रेटिंग, अभी इस पे बस इसके बाद ही कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग हम लोग पावर रेटिंग बात करते हैं, 200 kVA जो हम लोग देख रहे हैं पावर रेटिंग, ये वोल्टेज रेटिंग, ये फ्रिक्वेंसी रेटिंग। तो जो हम लोग फुल लोड करंट निकालेंगे वो हमेशा रेटिंग से निकालेंगे। तो पावर दिया हुआ है आपका, वोल्टेज जो रेटिंग दिया हुआ है वो रेटेड वोल्टेज, तो ये जो रेटेड करंट आएगा दैट इज अ फुल लोड करंट। तो हम लोग इससे फुल लोड करंट निकाल ली ना। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में मैंने कहा कि हमेशा इंटीजर बढ़ा के लेना है। साथ साथ आपको ये भी सोचना है कि सोचो E1/N1 है ना इक्वल टू क्या हो गया 4.44 F5M। ओके, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं E/N इक्वल टू 4.44 F5M। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट इंडिया में, यानी कि E/N जो होगा वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स। अब सोचो नंबर ऑफ टर्न्स आपका इंटीजर आया, मान लेते हैं जैसे यहाँ पे इंटीजर हमारा आया कुछ भी, अब यहाँ पे नहीं है, मान लेते हैं 18.59 आया, है ना। तो 18.59 आया, ध्यान से देखिएगा, N1 आया 18.59। तब हमने यहाँ पे इसके जगह पे हम लोग 18 लेंगे या 19 लेंगे। सोचो, तो अगर E/N जो डिग्री परसेंट टू मैक्सिमम फ्लक्स है तो मैक्सिमम फ्लक्स उससे ज्यादा मैक्सिमम हो नहीं सकता है, नहीं। जब मैक्सिमम नहीं हो सकता है तो अगर आप यहाँ पे 18.59 से जैसे ही घटा के 18 लिखे तो 18 लिखने का मतलब क्या है, इसका वैल्यू घट गया, तो वैल्यू घट गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए। ये बढ़ने का मतलब क्या है कि मैक्सिमम फ्लक्स का अपने वैल्यू बढ़ा दिया, यानी कि ट्रांसफार्मर जो है जो सेचुरेशन कंडीशन में चला जाएगा, और कोई भी डिवाइस को सेचुरेशन कंडीशन में नहीं जाना चाहिए, है ना। कैसे, तो हम लोगों ने बात किया था इस पे कि अगर सेचुरेशन कंडीशन में चला गया कोई भी ट्रांसफार्मर तो उससे क्या होगा कि ट्रांसफार्मर या सेचुरेट कर जाएगा। तो सेचुरेट करने का मतलब क्या है, इसके बाद अगर आप कुछ भी एनर्जी दे रहे हैं H इक्वल टू NI और ये फ्लक्स, तो ये क्या होगा कि यहाँ पे फ्लक्स तो बढ़ नहीं रहा है, तो वहां पे जो आई करंट बढ़ रहा है उसके चलते I² R इफेक्ट होगा और हीटिंग इफेक्ट होगा और उसका बाइंडिंग जल सकता है, लेमिनेशन इंसुलेशन डैमेज हो सकता है। तो आप इससे एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स जो भी आ रहा है वो 18.01 आ रहा हो, वो 18.1 आ रहा हो, 18.2 आ रहा हो या 18.3 आ रहा हो, ओके, यानी कि 18.1 से लेके 18.9 कुछ भी आ जाए दैट डजंट मैटर, ऑलवेज क्या लेंगे हम लोग, 19 लेंगे, क्योंकि अगर इससे कम लेंगे तो मैक्सिमम फ्लक्स का वैल्यू बढ़ जाएगा और ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, सेचुरेट कर जाएगा। तो सेचुरेशन स्टेट में हम लोग को कभी नहीं लाना है। तो ये प्रॉब्लम से कंक्लूजन यही मिलता है। देन दिस इज द बेस्ट प्रॉब्लम रिगार्डिंग द नॉलेज, रिगार्डिंग द कंसेप्ट, गॉट इट। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया। आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं है, नहीं ना। इस क्वेश्चन में कह रहा है इन द एबव क्वेश्चन इफ द परमिएबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक कोर, अगर परमिएबिलिटी भी दिया हुआ है ना, परमिएबिलिटी यानी कि म्यू, अगर वो दिया हुआ है 50, ओके, और लेंथ मैग्नेटिक कोर का दिया हुआ है 0.9 सेंटीमीटर,
तो उसका रिलक्टेंस निकालिए। लो मैं ही बना देता हूँ, क्या प्रॉब्लम। ओके, ये तो फाइव एम हमारा आ गया। ओके, ये परमिबिलिटी यानी कि म्यू दिया हुआ है भाई, म्यू दिया हुआ है 50। ओके, अब यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है यानी कि एल दिया हुआ है कितना, 0.9 सेंटीमीटर, यानी कि 0.9 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके, अब इससे मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी बोल रहा है पूछने के लिए, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। ओके, ये क्या होगा, रिलक्टेंस क्या होगा, कब, जब क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1.2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। इट इज वेरी इजी, है ना। क्यों, क्योंकि रिलक्टेंस जो होता है हमारा एल वाई म्यू ए, तो एल दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, रिलक्टेंस निकल जाएगा, ऑफकोर्स निकल जाएगा। यस सर। बी एम पूछ रहा है, फाइव एम इक्वल टू बी एम इंटू ए, है ना। तो फाइव एम आपका दिया हुआ है और बी एम आपको निकालना है और ए दिया हुआ है, तो हम लोग बी एम भी निकाल लेंगे। देन दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ईएमएफ इक्वेशन। बट यहाँ पे आपको हमेशा जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, प्रॉब्लम बनाने का मतलब, न्यूमेरिकल बनाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम लोग न्यूमेरिकल फार्मूला, आप पुटिंग द फार्मूला एंड गेटिंग द रिजल्ट, नो। इससे कंक्लूजन निकलता है ना, कि भाई वी टेक द इंटीजर लाइक दैट, नंबर ऑफ टर्म्स हमारा इतना आ रहा है तो हम लोग कम क्यों लेंगे, ज्यादा क्यों लेंगे। ओके, तो हर किसी का एग्जैक्ट कॉज है, ऐसा नहीं कि हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं ना, इट इज द फिजिक्स, ना इट इज द इलेक्ट्रिकल साइंस, है ना, ना इट इज द ट्रांसफार्मर, जहाँ पे कुछ भी वैल्यू ऊपर नीचे हुआ तो वहाँ पे मशीन सेचुरेट कर सकता है, लॉसेस बढ़ सकता है, एफिशिएंसी घट सकता है, तो वहाँ पे हम लोग एक एक पैरामीटर को कंसीडर करते हैं। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर अभी हम लोग मिलते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है अगर हमारा जो है नो लोड पे होगा, ओके, जैसे हम लोग अभी तक जो बात कर रहे थे वो आइडियल ट्रांसफार्मर के कॉरस्पॉन्डिंग बात किए कि आइडियल ट्रांसफार्मर में जंक्शन था हमारा सारा, वही जंक्शन क्या क्या था कि कोर लॉसेस जीरो है, वाइंडिंग रेसिस्टेंस जीरो है, कॉपर लॉसेस जीरो है, ओके, लीकेज फ्लक्स जीरो है। अब हम लोग क्या किए, मैंने क्या बोला आपको कि धीरे धीरे, है ना, हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, अब हम लोग रियल ट्रांसफार्मर की ओर मूव करेंगे। तो सबसे पहला जो जंक्शन हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट जीरो था उसको हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटाइजिंग करंट कंसीडर करेंगे, कोर लॉस कंसीडर करेंगे और रियल ट्रांसफार्मर की ओर आएंगे। ओके, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।